हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टार्स पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड दोस्तों आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स का जो थर्ड यूनिट है वर्क पावर एनर्जी उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनर्जी टॉपिक को। ठीक है, एनर्जी टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों हमारे लाइफ में एनर्जी का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि एनर्जी के बिना ना तो हम लोग बोल सकते हैं, ना तो चल सकते हैं, ना ही कोई काम कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, सारे जीवित जीवों के लिए ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा बात है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। अगर फिर भी मेरे बात पर या फिर साइंस के इस बात पर यकीन ना हो तो मैं आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ओके, तो देखो दोस्तों, आपने सुबह से कुछ ना कुछ तो खाए होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो खाए होंगे। अभी देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है पैदल, वहाँ पे एक वस्तु रखा है जिसका वज़न है 10 किलोग्राम, उसको अपने कंधे पे उठाना है एंड फिर आपको रिटर्न आना है, वो भी पैदल। तो आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा कि आप नहीं ला पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि आपको आज से अभी से कुछ नहीं खाना है, ठीक है, 2 दिन तक आपको बिल्कुल भूखे रहना है, बिल्कुल खाली पेट रहना है। ठीक है, आप पानी तो पी सकते हैं क्योंकि पानी के बिना तो हम लोग रह नहीं सकेंगे। वाटर इज़ लाइफ, तो पानी आप पिएंगे, लेकिन आप इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे। ओके, देन 2 दिन के बाद आपसे मुलाकात होगा। तब मैं आपको अगर कहूँ कि भाई आपको अभी जाना है 1 किलोमीटर दूर पैदल, वहाँ पे एक वस्तु रखा है 10 किलोग्राम जिसका वज़न है, उसको कंधे पे उठाना है एंड उसको पैदल यहाँ तक लाना है कंधे पे, तो फिर बात बहुत गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो आपके पास उतना एनर्जी नहीं है कि आप उसको उठा के यहाँ तक लाए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है दोस्तों हम लोग कहाँ से कंज्यूम करते हैं? एनर्जी हम लोग खाने से करते हैं। हम लोग जितना भी खाने खाते हैं ना, वहीं से हमें मिलता है एनर्जी। तो एनर्जी के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके, अगर यही बात मुझको कहा जाए कि आर के सिंह जी आपको जाना है वहाँ पे, ठीक है, एंड उसको उठा के लाना है, ओके, तो मैं तो इजीली कर दूंगा। ठीक है, 1 किलोमीटर उतना बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कुछ खाया हूँ तो अगर 2 दिन भूखे रहने के बाद मुझे ये पूछा जाए तो फिर एक ही बात मैं कहूँगा, ये मेरे से ना हो पाएगा बेटा, ये मेरे से ना हो पाएगा। अगर मैं उसको उठा भी लेता हूँ एंड चलना भी स्टार्ट कर देता हूँ तो थोड़ी देर में मेरे बैकग्राउंड पे एक गाना बजेगा, वो भी किसका? सलमान खान वाला गाना। ठीक है, जग घूमे या ऐसा वाला गाना प्ले होगा एंड वहीं पे खड़े खड़े मैं सितारे को देखना शुरू कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, एनर्जी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो एबिलिटी देता है, वो कैपेसिटी देता है ताकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल एक्टिविटी कर पाए। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं एनर्जी गिव्स अस द एबिलिटी, एनर्जी गिव्स अस द कैपेसिटी टू डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों ये जो सारी बातें हम लोगों ने करे हैं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, बायोलॉजी की ये बातें हैं। बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी कैसे फ्लो होता है एक जीव से दूसरे जीव में, एनर्जी की वजह से क्या क्या होता है एंड एनर्जी कैसे फिर सोर्स में वापस चला जाता है। सारी बातें जो है हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स, तो फिजिक्स की नज़रिए में हम लोग अभी एनर्जी को डिफ़ाइन करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, फिजिक्स में इसको बहुत ही सिंपल तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। कहा जाता है एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा बात है, एनर्जी इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, तो सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों एनर्जी का फिजिक्स में। एनर्जी इज़ द एबिलिटी, और यहाँ पे आप कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है,
कार्य करने की जो क्षमता होता है वही होता है एनर्जी। कार्य करने का, वर्क करने का क्षमता को हम लोग कहते हैं एनर्जी। बस इतना ही डेफिनेशन है एनर्जी का फिजिक्स में। ओके, एंड एनर्जी को अगर एक्सप्लेन करें तो बहुत तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यही काफ़ी है फिजिक्स में इसको डिफाइन करने के लिए। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने का जो क्षमता है वही होता है एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्क कर सकता है तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, उसमें एनर्जी है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क करने का क्षमता है, वर्क करता है, तो मतलब उसमें एनर्जी है। ओके, एंड पूरे यूनिवर्स में, ठीक है दोस्तों, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी फैला हुआ है, चारों ओर एनर्जी फैला हुआ है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, E=mc²। ये आपको पता होगा, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर एक इक्वेशन है E=mc²। ये एनर्जी का इक्वेशन है। ओके, ठीक है दोस्तों, एंड एनर्जी हमारे पूरे विश्व ब्रह्मांड में चारों ओर फैला हुआ है, लेकिन एनर्जी का जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो एनर्जी इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व बोले तो एनर्जी का जो अमाउंट है दोस्तों वो फिक्स है, वो सीमित है। ठीक है, एनर्जी का अमाउंट ना बढ़ सकता है ना घट सकता है, ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, सो एनर्जी इज़ अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इज़ अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, कंजर्व क्वांटिटी, क्योंकि एनर्जी का जो टोटल अमाउंट है वो ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, वो ऑलवेज फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता, घटता बढ़ता कुछ भी नहीं। एनर्जी को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, चलो अब सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशन के नीचे आप ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया, एंड यहाँ से हम लोग एनर्जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशन आप सभी को याद होगा शायद, एनर्जी का डायमेंशन आप सभी को याद होगा शायद। ओके, चलो तो अभी हम लोग डायमेंशन भी देखेंगे एंड यूनिट्स भी देखेंगे एनर्जी का। एनर्जी का यूनिट क्या है। ओके, एंड धीरे धीरे हम लोग एनर्जी के बारे में और भी चीज़ों को सीखते जाएंगे, तो बिल्कुल जुड़े रहो मेरे साथ पॉलीटेक्निक स्टडीज़ में। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों एनर्जी का, जूल। ओके, जूल। तो जूल को देख के आपको एक और फिजिकल क्वांटिटी याद आ रहा होगा, क्या, वर्क। ओके, वर्क का भी एसआई यूनिट क्या था दोस्तों, जूल था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी एंड वर्क, दोनों का ही एसआई यूनिट क्या है, जूल है। एंड सीजीएस यूनिट क्या है दोस्तों, दोनों का ही सीजीएस यूनिट है आर्ग। तो जूल एंड आर्ग का जो डेफिनेशन है दोस्तों वो दोनों के लिए बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, 1 जूल क्या होता है, 1 आर्ग क्या होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हैं वर्क पे। ओके, तो देखो अगर आपको पूछा जाए कि दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका यूनिट सेम है एंड डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है, तो आप कहेंगे कि एनर्जी एंड वर्क का यूनिट सेम है एंड डायमेंशन भी सेम है। तो यही से हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी क्या होता है दोस्तों, हम लोग इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, E=mc² से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी का जो फॉर्मूला है, या फिर हम लोग वर्क मतलब जूल से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो इसी फॉर्मूला से हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। देखो m बोले तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, m बोले तो आपका मास का डायमेंशन क्या है, कैपिटल M। ओके, एंड c बोले तो आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपन में टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है L एंड टाइम का फॉर्मूला है T, एंड देखो C के ऊपर स्क्वायर है।
तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो m मिलेगा यहाँ पे, m के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 ना लिखते हैं तो भी चलता है। एंड l का स्क्वायर होगा, एंड t, देखो t नीचे है, ठीक है, तो यहाँ पे t का स्क्वायर होगा, अगर एक ही लाइन पे लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, t ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेसिक सी चीज़ें आपको पता चल गया है। एनर्जी का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क और कैपेसिटी टू डू वर्क। ऐसा यूनिट है जूल, CGS यूनिट है आर्ग, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला है ml² T⁻²। एंड यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में आप रिलेशन देखेंगे तो रिलेशन क्या है दोस्तों, ये हम लोगों ने ऑलरेडी करा है फर्स्ट चैप्टर में। जूल एंड आर्ग के बीच में रिलेशन क्या है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ आर्ग। ओके, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स जो है दोस्तों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ओके, चलो ये बेसिक सा चीज़ें था दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख लिए होंगे, अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा, एनर्जी एक कंजर्व क्वांटिटी है। मतलब एनर्जी का जो टोटल अमाउंट है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो एक लॉ है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो ये लॉ क्या कहता है दोस्तों, देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस लॉ में ये कहा गया है दोस्तों, द टोटल एनर्जी in a system is always, इसको यहाँ पे ठीक से लिखिए, always conserved, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं और remain constant, ठीक है। The total energy in a system is always conserved or remain constant even though transformation of energy occurs. Energy neither created nor destroyed. It can only be converted from one form टू अनदर, ठीक है। तो ये है पूरा स्टेटमेंट दोस्तों। ये लॉ क्या कहता है? द टोटल एनर्जी इन अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड और रिमेन कंस्टेंट इवन दो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑकर्स। एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका पूरा अर्थ है किसी भी सिस्टम पे जो टोटल एनर्जी होता है, किसी भी सिस्टम पे जो टोटल एनर्जी होता है दोस्तों, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। हालांकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑकर्स, मतलब एनर्जी का रूप बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप में, लेकिन फिर भी टोटल एनर्जी फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को क्रिएट नहीं करा जा सकता, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं करा जा सकता। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, मतलब
इसको सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है एक रूप से दूसरे रूप में। देखो ओके, ये जो फॉर्म है दोस्तों, इसका अर्थ है रूप, ठीक है, इसका अर्थ है रूप, फॉर्म। ओके चलो, तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड इसको आगे हम लोग प्रूव भी करने वाले हैं, ठीक है, कैसे एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। ओके, कैसे एनर्जी कंजर्व रहता है, देखते हैं आज के क्लास में ये हो पाता है कि नहीं। लेकिन अगर आज नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज़रूर इसको प्रूव करेंगे कि एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। किसी भी घटना के लिए एनर्जी क्या होता है दोस्तों, कंजर्व रहता है। किसी भी सिस्टम पे एनर्जी कैसे कंजर्व रहता है, ये हम लोग डेफिनेटली प्रूव करने वाले हैं दोस्तों। इस लॉ को फटाफट से लिख लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रूप्स के बारे में देखेंगे, एंड कुछ टाइप्स देखेंगे एनर्जी के, क्या क्या टाइप होते हैं। ओके चलो, फटाफट से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अभी हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों एनर्जी के एक नहीं अनेक रूप है, एनर्जी बहुरूपी है। हमारे पूरे वर्ल्ड पे या फिर पूरे यूनिवर्स पे कह लीजिए, एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे रूप में एग्जिस्ट करते हैं। एंड एनर्जी के जितने भी रूप हैं ये आपस में ऑलवेज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। कभी एक रूप में एनर्जी होता है तो कभी दूसरे रूप में चले जाते हैं, दूसरे रूप से तीसरे रूप में, तीसरे रूप में फिर दूसरे रूप में। ओके, ऐसे चेंज होते रहता है। सारे फॉर्म्स जो है दोस्तों आपस में इंटरचेंज होते रहता है। एंड हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी घटना घटते हैं दोस्तों, सभी घटना में कहीं ना कहीं एनर्जी इन्वॉल्व होता है, एंड एनर्जी का वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखो एक घटना हो गया कि मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में एक स्विच दबाया जिससे कि फ़ैन चलने लगा। तो यहाँ पे मैंने स्विच दबाने से क्या हुआ दोस्तों, ये एक घटना हो गया, ठीक है। मैंने ये घटना घटाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, अभी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब फैन जो है दोस्तों घूमने लगेगा, एंड स्विच दबाने से लाइट ऑन हुआ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, लाइट एनर्जी में। ओके ठीक है ना। जैसे कि हम लोग मोबाइल में क्या करते हैं, मोबाइल में हम लोग स्विच दबाते हैं, ओके, तो गाना बजने लगता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, हमारा जो साउंड एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो क्या माइक्रोफोन कैच कर लेता है, ठीक है। मतलब साउंड एनर्जी को देन माइक्रोफोन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। एंड मोबाइल बाद में उसको वेव एनर्जी में कन्वर्ट करके दूसरे जगह पे भेज देता है। ओके, तो एनर्जी का जो फॉर्म्स है दोस्तों वो ऑलवेज इंटरचेंज होते रहता है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे फॉर्म हैं, उतना हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो कुछ फॉर्म्स को यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी का एक रूप है। ओके, तो यहाँ पे लिख दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये एनर्जी का एक फॉर्म हो गया। ओके, दूसरे में देखो थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी। तीसरे में बात करते हैं लाइट एनर्जी के बारे में, लाइट एनर्जी। ओके, ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है। साउंड एनर्जी, एक और फॉर्म वेव एनर्जी। सोलर एनर्जी, ठीक है। ओके, और एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों। देखो और एग्जांपल जैसे हीट एनर्जी हो गया आपका, वेव एनर्जी तो ले लिए हैं। देन उसके बाद टाइडल एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, बहुत सारे रूप है। चलो उतना रूप हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एक और लेते हैं विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी। ओके, ये कुछ रूप हो गया, बहुत ही बेसिक सा कॉमन सा रूप हो गया दोस्तों। ये सारे फॉर्म्स है एनर्जी के, एंड इस तरह के फॉर्म्स बहुत होते हैं। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो बहुत सारे रूप हम लोग निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हो गया आपका, ग्रीन एनर्जी, बायोमास एनर्जी। ओके,
लेकिन एनर्जी के जितने भी रूप हो दोस्तों, एनर्जी को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। हालांकि एनर्जी के बहुत सारे रूप हैं, हजारों रूप है, लेकिन एनर्जी को दो टाइप्स में डिवाइड करा जाता है, ओके। एक तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये दो मेन काइंड है, मेन टाइप्स है एनर्जी का। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो मेनली हमें दो टाइप्स देखने को मिलेगा। एक तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड दूसरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी। ये दो मेन काइंड है, ठीक है, ओके। एंड इसी के अंदर ये सारे आ जाते हैं, काइनेटिक पे या फिर पोटेंशियल पे आ जाते हैं। काइनेटिक में बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलेगा, पोटेंशियल में भी बहुत सारे फॉर्म्स देखने को मिलेगा, ओके, ठीक है। मेनली दो काइंड होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एंड इन्हीं दो काइंड के अंदर, इन्हीं दो टाइप्स के अंदर सारे फॉर्म्स आ जाएगा, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम लोग अभी क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। एंड दोस्तों यहाँ पे ये दोनों जो एनर्जी है, ओके, दोनों जो एनर्जी का फॉर्म है, अगर इसको हम लोग जोड़ देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा हमारा मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एंड फिजिक्स में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को ही ज़्यादातर डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी के साथ ही डील करते हैं। जितने भी मशीन्स हो गया, जितने भी आपका व्हीकल्स, कार, इंजिन्स, ओके, सभी में क्या होता है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी आता है। एंड फिजिक्स में हम लोग ज़्यादातर मैकेनिकल एनर्जी को ही डील करते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग कौन सा एनर्जी डील करते हैं दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी डील करते हैं, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो हमें जो मिलेगा उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, या फिर इसको सिर्फ हम लोग एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारे फॉर्म्स हैं एनर्जी का, इसमें भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ओके। तो अभी सभी फॉर्म्स को अगर जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमें टोटल एनर्जी मिलेगा। तो इसको हम लोग स्पेशली मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या है एंड इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे ये वाला एनर्जी, देन उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों पहले हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो ये जो वर्ड है काइनेटिक, ये मोशन से जुड़ा हुआ वर्ड है, ठीक है, बिलोंग्स टू मोशन। काइनेटिक वर्ड बिलोंग्स टू मोशन। अब देखो दोस्तों, एक वस्तु है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन पे है, ओके। ये वाला ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन पे है, मतलब गति पे है, ये चल रहा है, ठीक है। तो ये जो मोशन है दोस्तों इस ऑब्जेक्ट का, इस मोशन की वजह से, ठीक है, इस मोशन की वजह से, गति की वजह से इस वस्तु में जो क्षमता आएगा कार्य करने का, ठीक है, इस मोशन की वजह से इस ऑब्जेक्ट में जो एबिलिटी आएगा कार्य करने का, वर्क करने का, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी। एंड एनर्जी का डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो यहाँ पे मोशन की वजह से जो एबिलिटी आ रहा है वर्क करने का इस ऑब्जेक्ट पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के डेफिनेशन में हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ऑब्जेक्ट्स मोशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन के साथ जुड़ा हुआ एनर्जी ही होता है काइनेटिक एनर्जी। बस सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है। एंड देखो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, एक बार में याद हो जाएगा एंड हमेशा के लिए याद करना। काइनेटिक एनर्जी, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। पूरे लाइफ के लिए एकदम रट्टा मार लो इसको,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बस आपको ये याद रखना है। एम फॉर क्या है दोस्तों, एम इज मास, वी फॉर द वेलोसिटी। ओके, एम इज मास, वी इज द वेलोसिटी। तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। एंड दोनों का यूनिट सेम लेना है। मास को अगर आप एसआई में लेते हैं तो वेलोसिटी को आपको एसआई में लेना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मास को किलोग्राम में ले रहे हैं एंड वेलोसिटी को आपको सेंटीमीटर पर सेकंड ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। ओके, दोनों को सेम यूनिट में रखना है एंड देन उसके बाद कैलकुलेट करना है। तो हाफ एम वी स्क्वायर ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों, बिल्कुल एकदम पूरे लाइफ के लिए इसको याद कर लीजिए। अब देखो, अब क्या है दोस्तों, अगर कोई वस्तु स्लो मोशन पे है, ठीक है, जिसका वेलोसिटी स्लो है, तो उसका कार्य करने का जो एबिलिटी है वो कम होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसका कम होगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर उसका जो काम करने का, कार्य करने का जो एबिलिटी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, वो ज़्यादा होगा। डेफिनेटली इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं। अगर मान लेते हैं v1, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का जो जिसका वेलोसिटी v1 है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, एंड उसका मास क्या है दोस्तों, मान लेते हैं 10 किलोग्राम, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बोलो, हाफ इंटू 10 इंटू 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर तो यहाँ 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 बोले तो 125 एनर्जी का यूनिट है जूल, तो ये होगा 125 जूल। ओके, अब ले रहे हैं थोड़ा सा जो मतलब थोड़ा सा वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, जो कि और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ चल रहा है। मास बिल्कुल सेम लेंगे 10 किलोग्राम, ठीक है, एंड वेलोसिटी ले रहे हैं अभी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला ऑब्जेक्ट स्लो मोशन पे था 5 मीटर पर सेकंड, एंड वहीं पे ये थोड़ा सा ज़्यादा मोशन पे है, क्या 10 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ m बोले तो 10 एंड v बोले तो 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। वेलोसिटी अगर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली कम होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब वर्क करने का जो एबिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है ना। चलो इसी को हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल के सहारे समझ लेते हैं। ओके, अभी देखो दोस्तों, ये एक कार है, ठीक है, ये कार है दोस्तों, ये उसका विंडोज़ है, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या रहता है तो सामने की ये सामने है दोस्तों, यहाँ पे ये जो ग्लास रहता है दोस्तों वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, इजीली उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ओके, ठीक है, कार का जो विंडो का जो फ्रंट वाला जो शीशा होता है, ग्लास होता है, वो थोड़ा सा मजबूत होता है, उसको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आप अगर ऐसे करके मारेंगे तो भी वो टूटेगा नहीं। ओके, तो एक पत्थर लेंगे दोस्तों, छोटा सा पत्थर लेंगे एंड ऐसे उसको फेंक देंगे इसके ऊपर। तो एक छोटा सा पत्थर लेते हैं, बिल्कुल उसको स्लो मोशन में इसको ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे फेंकेंगे, तो ये जो कांच है दोस्तों ये नहीं टूटेगा, इजीली तो नहीं टूटेगा ना, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है। हम लोगों ने स्लो मोशन पे पत्थर को फेंका, लेकिन इसी पत्थर को अगर हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे मारते हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम दे दिया। ओके, पहले तो हम लोगों ने ऐसे दिया था, बस ऐसे स्लो मोशन पे दे दिया था, लेकिन सेकंड केस में हम लोगों ने कैसे दिया दोस्तों, एकदम ऐसे पूरा जोर से एकदम ऐसे दिया, तो ये जो पत्थर है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये जो कांच है दोस्तों, ठीक है, ये जो ग्लास है ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पत्थर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फेंका था, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा था, मतलब वर्क करने का जो इसका एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कांच जो है दोस्तों टूट गया। लेकिन इसका वेलोसिटी बहुत ही छोटा था, ठीक है, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम था, जिसके लिए ये वाला पत्थर, ठीक है, इस कांच को तोड़ नहीं पाया। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। एंड अब ये जो कार हम लोगों ने ड्रॉ किया है दोस्तों, मान लेते हैं ये कार बहुत ही स्लो मोशन पे जा रहा है। ओके, स्लो मोशन पे जा रहा है एंड जाके एक दीवार से टकराया, तो जनरली क्या होगा दोस्तों, इसका जो इंजन का जो फ्रंट ये जो स्ट्रक्चर है ये टूट जाएगा, दीवार में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ सकता है, क्रैक आ सकता है दीवार पे। ओके, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यही कार 100 से ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, ठीक है, 100 से ज़्यादा स्पीड में था एंड आके दीवार पे टकराया, तो फिर ये जो पूरा ढांचा है, ठीक है, ये टूट जाएगा, ये सारे ग्लास टूट जाएंगे एंड दीवार भी टूट सकता है। ओके,
तो क्योंकि ये कार बहुत ही स्पीड के साथ साथ आया था तो इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत था एंड वर्क करने का जो एबिलिटी था बहुत ज़्यादा था, इसलिए दीवार एकदम टूट गया एंड ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो गया। ओके, वहीं पे ये स्लो मोशन पे था तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम था, वर्क करने का जो एबिलिटी था वो कम था, इसलिए सिर्फ आगे का हिस्सा ही टूटा। ओके, एंड दीवार पे सिर्फ कुछ ही क्रैक्स आए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, चलो तो आगे हम लोग बात करेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ये काइनेटिक एनर्जी था हाफ mv², एंड आगे बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है दोस्तों? जमा हुआ एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी भी सिस्टम पे जो एनर्जी जमा होके रहता है उसी को हम लोग उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जिस सिस्टम पे जो एनर्जी जमा होके रहेगा वही उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, ओके। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बचपन में आप लोगों ने टॉय कार के साथ खेला होगा, वो वाला टॉय कार जिसको पीछे खींचने से वो आगे की तरफ भागने लगता है। तो उस टॉय कार में एक छोटा सा मैकेनिज्म होता है दोस्तों। जब हम लोग उसको पीछे की तरफ खींचते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं, मतलब हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं दोस्तों? वर्क कर रहे हैं, उसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। अभी ये वाला वर्क क्या है दोस्तों? एनर्जी के रूप में उस मैकेनिज्म में स्टोर होके रहता है। ठीक है, जब हम लोग उसको पीछे खींचते हैं जो वर्क होता है इसमें, ठीक है, वही वर्क एनर्जी के रूप में उस टॉय कार के मैकेनिज्म में स्टोर होके रहता है। अब जब हम लोग उस कार को छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा दोस्तों? वो जो एनर्जी स्टोर होके वहाँ पे है तो वो एनर्जी उस कार को वर्क करवाएगा, मतलब आगे की तरफ ले जाएगा। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। आप इंजीनियर हैं तो कभी ना कभी खोल के तो देखा ही होगा। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म जो है दोस्तों उसमें एक स्प्रिंग रहता है, स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कुछ ऐसा है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होगा। ओके, जब हम लोग पीछे की तरफ खींचते हैं कार को तो क्या है दोस्तों? जो वर्क हम लोग कर रहे हैं वो इसी स्प्रिंग में स्टोर होके रहता है। ओके, एंड कुछ इस तरह का आकार ले लेता है, स्प्रिंग सिकुड़ जाता है। ओके, तो इसमें क्या है दोस्तों? इसमें अब जो वर्क हमने करा है उसको पीछे खींच के कार को, ओके, तो वो वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर हो चुका है। ठीक है, इस स्प्रिंग में एनर्जी के आकार में स्टोर हो चुका है। तो इसमें कौन सा एनर्जी है दोस्तों? अभी पोटेंशियल एनर्जी है इसमें। ठीक है, इसमें अभी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब हम लोग कार को छोड़ देंगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या करवाएगा दोस्तों? कार को आगे की तरफ ले जाएगा, मतलब वर्क करवाएगा कार को। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर जो स्प्रिंग है फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में चला आएगा। ओके, कंडीशन यही है। ओके, पहले ये सिचुएशन था, हम लोगों ने वर्क किया, वर्क करने की वजह से जो एनर्जी स्टोर हुआ दोस्तों उसकी वजह से ये आकार कुछ इस तरह का हो गया। जब हम लोग वर्क करना छोड़ दिए तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुआ है ये कार को आगे ले जाएगा एंड धीरे धीरे एनर्जी आपका रिड्यूस होता जाएगा। मतलब एनर्जी तो खर्च हो रहा है ना, एनर्जी खर्च होता रहेगा एंड इसका जो आकार है इसका आकार धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ आता रहेगा। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल। एंड अगर मैं बात करूँ दूसरा एग्जाम्पल तो देखो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अभी क्या है कि एक स्टूल है ये, ठीक है, एक स्टूल है, बिल्कुल हाइट इसका कम है। देन उसके बाद यहाँ पे एक टेबल है, ये हो गया एक टेबल का हाइट स्टूल से ज़्यादा है। एंड यहाँ पे एक अलमारी हो गया, ठीक है, ये हो गया अलमारी। ओके, ये सेम लेवल पे है सब कुछ। तो यहाँ पे एक कांच का ग्लास है दोस्तों। ओके, यहाँ से ये गिरा तो पॉसिबल है कि ये टूट सकता है, नहीं भी सकता है, क्योंकि इसका हाइट बहुत ही कम है। टूट भी सकता है या फिर क्रैक भी आ सकता है या फिर नहीं भी टूट सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये ग्लास रखा है तो यहाँ से ये अगर गिर जाए तो ये डेफिनेटली टूट जाएगा, लेकिन इसका टुकड़ा जो होगा वो बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा। ठीक है, लार्ज टुकड़ा होगा, कुछ ही टुकड़ों में सिर्फ ये ग्लास टूटेगा। लेकिन अगर
यहाँ से ग्लास हमारा गिरा, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाइट है। देखो यहाँ से अगर कांच का ग्लास गिरता है तो इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही टुकड़े होंगे दोस्तों, एंड यहाँ पे सिर्फ क्रैक्स आएंगे। टूट भी सकता है एक दो टुकड़े में, या फिर क्रैक्स आ सकता है, सिर्फ नहीं भी टूट सकता है। अभी देखो यहाँ पे ये जो हाइट है दोस्तों, ठीक है, ये हाइट की वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, क्योंकि इसको हम लोग धरती से थोड़ी ही ऊंची जगह पे रखे हैं, ठीक है। अब धरती से उठा के इसको हम लोगों ने वहाँ पे रखा है, तो थोड़ा सा वर्क तो हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कार्य यहाँ पे हम लोगों ने किए हैं, तो थोड़ा ही एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुआ है, ओके। एंड अगर धरती से हम लोग उठा के टेबल पे रखा है, मतलब थोड़ी ज़्यादा हाइट पे रखा है, तो ज़्यादा वर्क हुआ है। इसके कंपेयर से इसमें ज़्यादा वर्क लगा है, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी स्टोर हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे हम लोगों ने रखे हैं बहुत ज़्यादा ऊपर, मतलब हम लोग उसको टच भी नहीं कर सकते इतने ऊपर, तो इतना ऊपर रखने के लिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ा है, तो यहाँ पे इस ग्लास पे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होके रखा है, ठीक है, ओके। तो देखो अब यहाँ पे है ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, तो ये ज़्यादा वर्क करेगा, जिसकी वजह से ये टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, एकदम छोटे छोटे टुकड़ा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कम एनर्जी स्टोर है, तो इसमें सिर्फ कुछ ही टुकड़े होंगे, एंड यहाँ पे तो एकदम सबसे मिनिमम, ठीक है, मिनिमम एनर्जी स्टोर है, तो इसीलिए सिर्फ क्रैक्स आएंगे, या फिर 1 से 2 टुकड़े हो सकते हैं बस, ओके। तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अभी देखो, अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिख लेते हैं एंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं बस, ओके। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम। एंड अगर फॉर्मूला की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी पी फॉर पोटेंशियल, ई फॉर एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। m क्या है दोस्तों? m है ऑब्जेक्ट का मास, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h फॉर हाइट, ठीक है, कितने हाइट पे हम लोगों ने उसको रखा है, ठीक है, ओके। देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, अभी ये रैक है दोस्तों, ठीक है, एक इस तरह का रैक है, ओके, किताब रखने का रैक है। तो अगर हम लोग किताब को यहाँ पे रखते हैं तो हाइट इसका कम है, तो यहाँ पे इस किताब का पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा। अगर यहाँ पे रखते हैं तो देखो हाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका थोड़ा ज़्यादा होगा इससे। एंड अगर एकदम सबसे टॉप वाले रैक पे रखते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, ओके। अगर ये गिरता है तो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा या फिर बहुत ज़्यादा साउंड हो सकता है, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। एंड यहाँ से आप मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकालेंगे दोस्तों? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू आपका होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ mv² प्लस mgh, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों के बारे में थोड़ा बहुत याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको प्रूव करने वाले हैं। दूसरा काम न्यूमेरिकल करने वाले हैं इन सभी फॉर्मूला के सारे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसके सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी के ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, एंड मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जो पूरा क्लास हम लोगों ने आज करा है, इसको बिल्कुल एकदम ध्यान से सारी बातें याद रखिएगा, ओके। नोट कीजिएगा अपनी किताब कॉपी में। एंड जितने भी फॉर्मूला मैंने बताए सभी के सभी को एकदम लाइफ टाइम के लिए याद कर लीजिए, ठीक है, सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आगे की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं मैंने तो बता दिया आपको। तो फ़िलहाल इस क्लास को यहीं पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।